हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लाइफ इज़ सो अनसर्टेन फॉर एवरीथिंग। बहुत लंबे ब्रेक के बाद नाउ आई एम बैक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विवाह मुहूर्त कैसे निकालें। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इनमें से ब्रह्म, देव और आर्य विवाह को शुभ मुहूर्त के साथ अग्नि एवं मंत्रों के साथ संपन्न किया जाता है। अब ब्रह्म विवाह क्या होता है? दोनों पक्ष की सहमति से किया गया वर और कन्या का विवाह, जिसको हम अरेंज मैरिज बोलते हैं। ठीक है, वो ब्रह्म विवाह का ही रूप है। जब कुंडली में गुण मिलान अच्छे से हो जाता है ना, तब वर और वधु की जन्म राशि के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर तिथि, वार, नक्षत्र और टाइम निकाला जाता है और इसी को हम विवाह का मुहूर्त कहते हैं। टोटल हमारे 12 मंथ होते हैं, आपको भी पता है ना। तो उसमें से जो सिर्फ 6 महीने ही ऐसे होते हैं जिसमें विवाह संस्कार किया जाता है। और वो 6 महीने कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? माघ, है ना। माघ कौन सा महीना होता है? जो 15 जनवरी के अराउंड आता है। ठीक है। फाल्गुन जो फरवरी में आता है। वैशाख अप्रैल के अराउंड आता है। ज्येष्ठ मई में आता है। आषाढ़ जून में। मार्गशीर्ष जिसको हम अगन का महीना भी बोलते हैं, वो आधा नवंबर में चलता है और आधा दिसंबर के अराउंड भी रहता है ना। अब जो चतुर्मास होता है हमारा, है ना, जिसमें विवाह वर्जित होता है, शुभ काम नहीं किए जाते हैं। 2000 हमारे इस 22 में जो 10 जुलाई थी, जिसको देवशयनी 11 थी, तब से चतुर्मास चालू हुआ था और जो कि रहेगा आपके 4 नवंबर तक, देव उठनी 11 तक, है ना। और जो इसमें विवाह मुहूर्त में हम एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड्स, जो गुरु और शुक्र तारा होता है ना, वो अस्त नहीं होना चाहिए, है ना। उस समय भी विवाह नहीं होता है। जैसे 2 अक्टूबर से लेकर इस बार 20 नवंबर तक जो शुक्र तारा है वो अस्त है ना। तो अगर जैसे 4 नवंबर को देव उठनी 11 है भी, पर तब भी उस समय विवाह नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब क्योंकि शुक्र अस्त है और अस्त शुक्र में कभी भी विवाह नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं वार। तो वार कौन कौन से अच्छे होते हैं विवाह के लिए? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इनको अच्छा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो तिथियां होती है ना, वार, नक्षत्र और समय, इन सब के संयोग से आपका एक पंचांग तैयार होता है ना। अब जैसे पंचांग में आपने देखा, मतलब अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पंचांग में देखेंगे तो हर महीने के जो मैंने 6 महीने बताए हैं, तो इनमें विवाह के मुहूर्त उसमें डेट वाइज लिखे होते हैं। अब पंचांग में क्या 10 तरह के दोष बताए गए हैं। ऐसी अगर मतलब ऐसी लाइनें हैं, 10 लाइनें आ जाती है तो इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर 7 से 8 लाइनें आती है उस मुहूर्त में तो वो मीडियम ठीक ठीक मुहूर्त है। मतलब अगर 5 से कम है तो वो अधम विवाह माना जाता है, तो वो वर्जित होता है विवाह के लिए। तो आपको पंचांग में लिखी होती है डेट से ना, कि इस तारीख को विवाह के मुहूर्त हैं। अब उसमें आपको नक्षत्र कैसे देखेंगे, नक्षत्र कौन कौन से अच्छे होते हैं वो चीज़ समझिए। अनुराधा, मूल, मघा, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, मृगशिरा, हस्त और रेवती, ये सारे नक्षत्र जो होते हैं ये हमारे मतलब नक्षत्र विवाह के लिए अच्छे माने जाते हैं। पुष्य नक्षत्र मतलब यूँ ऐसे अच्छा होता है, लेकिन विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र को कभी भी नहीं लिया जाता है ना, वो शुभ नहीं माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे पंचांग में मान लीजिए आपकी जैसे 20 नवंबर को शुक्र तारा मतलब जो अस्त था वो वापस से उदय हो रहा है ना, 20 नवंबर के बाद। तो 21 नवंबर को मान लीजिए पंचांग में मुहूर्त है ना। तो आप कैसे देखेंगे कि मतलब जो ये जो वर और वधु है ना, इसके लिए 21 नवंबर शुभ है कि नहीं है ना। आपको वो चीज़ समझनी है कि 21 नवंबर को मुहूर्त है क्या। मतलब सबका तो मुहूर्त 21 नवंबर को नहीं रहेगा, तो वो कैसे देखते हैं उसको समझिए, है ना। इसमें हम त्रिबल शुद्धि मुहूर्त को देखते हैं। त्रिबल शुद्धि मुहूर्त क्या होता है? कन्या के लिए गुरु का बल देखा जाता है और वर के लिए हम सूर्य के बल को देखते हैं, और वर और कन्या दोनों के मिला के फिर एक चंद्र बल को देखते हैं। तो गुरु बल, सूर्य बल और चंद्र बल, है ना। गुरु बल, सूर्य बल और
ये आपका चंद्र बल। इन तीनों बलों को मिलाकर आपका क्या होता है, त्रिबल शुद्धि मुहूर्त होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे देखते हैं, मान लीजिए कि कोई कन्या है, उसकी राशि वृषभ राशि है। ठीक है, अब वर है, उसकी राशि आपकी सिंह राशि है। ठीक है, तो जो कन्या की राशि वृषभ राशि है, तो उसमें आपको ये देखना है, आपको गुरु बल देखना है ना। तो कि कन्या की राशि के अकॉर्डिंग गुरु कहाँ पर प्लेस हो रहा है 21 नवंबर को। तो मान लीजिए कि गुरु 21 नवंबर को मीन राशि में है ना। तो कन्या की राशि से कौन से घर में प्लेस है, वो 11वें भाव में प्लेस है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो कन्या की राशि से गुरु किस पे है, 11th हाउस में प्लेस है। ठीक है, तो अब जो मतलब ये जो गुरु है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 9वें हाउस में हो, है ना 9th हाउस में हो, 5th हाउस में हो कन्या की राशि से, ठीक है, 11th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, 7th हाउस में हो, तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, विवाह के लिए। अगर गुरु 10वें घर में हो, तीसरे, छठे या पहले घर में हो, तो वो मीडियम होता है। उसमें आप कोई गुरु से रिलेटेड उसका मतलब समाधान करा के पूजा पाठ करके फिर आप शादी कर सकते हैं। और अगर गुरु चौथे, 8वें या 12वें हाउस में है उसकी राशि से, चौथा हाउस मतलब 1 2 3 4, चौथे हाउस में हो, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में अगर गुरु का गोचर हो रहा है ना, तो उस समय ये विवाह नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही अब हम किसका देखेंगे, हम यहाँ पे अब वर के लिए देखेंगे। तो अब वर के लिए हम सूर्य बल देखते हैं ना। तो वर के लिए सूर्य बल में हम क्या देखेंगे, जैसे सिंह राशि है ना, किसी लड़के की राशि सिंह राशि है वर की। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो अब सूर्य बल में हम क्या देखेंगे, अगर सूर्य तीसरे हाउस में, छठे में, 10वें या 11th हाउस में है तो वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर सूर्य आप देखो वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि मतलब चौथे घर में है। यहाँ मैंने क्या बताया है ना, इन हाउस में होगा तो बेस्ट रिजल्ट देगा। पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें हाउस में होगा तो मीडियम रिजल्ट देगा, मतलब पूजा पाठ करा के आप उसको कर सकते हैं, है ना। और अगर चौथे, 8वें या 12वें हाउस में है तो वो कैसा रिजल्ट देगा, आपका अशुभ रिजल्ट देगा, है ना, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर जो सूर्य है ना, 21 नवंबर के आसपास जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में आ रहा है ना, मतलब चौथे हाउस में आ रहा है। तो उस समय ये बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देगा सूर्य, तो यहाँ पे इसको अशुभ विवाह माना जाएगा। तो इसमें लड़की के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन लड़के के अकॉर्डिंग क्या विवाह का मुहूर्त निकल रहा है, नहीं निकल रहा है 21 नवंबर को। अब अगर हम चंद्र बल देखते हैं, है ना, दोनों का मिला के चंद्र बल देखते हैं, उसमें वर का भी आता है और कन्या का भी आता है। तो अगर चंद्रमा है ना, वृषभ राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या 11वें हाउस में होगा तो वो शुभ मानेंगे, है ना। अगर मतलब कन्या या वर की राशि से चंद्रमा पहले, दूसरे, 5वें, 9वें हाउस में आएगा तो उसको मध्यम मानेंगे, है ना, मतलब उसमें पूजा पाठ करके उसका समाधान हो सकता है। और अगर चौथे, 8वें या 12वें हाउस में चंद्रमा होगा तो उसको हम अशुभ मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो कन्या है उसकी वृषभ राशि है, तो इसका चंद्रमा उस दिन 21 नवंबर को तुला राशि में आ रहा है ना, मतलब चंद्रमा कहाँ पर आ रहा है, छठे हाउस में आ रहा है। तो इसमें ये देखिए शुभ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर हम वर के अकॉर्डिंग देखें तो वर का चंद्रमा कहाँ आ रहा है, तीसरे घर में आ रहा है ना, सिंह राशि के अकॉर्डिंग चंद्रमा तीसरे हाउस में आ रहा है। तो तीसरे हाउस में आ रहा है तो ये शुभ है कि नहीं है, अब इस चीज़ को देखिए। तो तीसरे हाउस में यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे, तो ये भी शुभ है ना, जो ये वाला हमने देखा है। तो इसके अकॉर्डिंग चंद्रमा यहाँ पर शुभ है ना, तीसरे हाउस में आ रहा है। तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें में चंद्रमा क्या होता है, शुभ होता है ना। तो इसमें बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सूर्य की आ रही है। तो जब तक सूर्य का प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना, जब तक सूर्य आगे प्लेसमेंट उसका नहीं होगा, और फिर जैसे इससे उठ के 5th हाउस में आ गया, है ना, तो पूजा पाठ करके पूजा वो हो सकती है, शादी ब्याह। तो ये इनके लगन निकल ही नहीं रहे हैं अभी, है ना। तो ऐसे करके आपको समझेंगे कि त्रिबुल शुद्धि मुहूर्त उस इंसान का है कि नहीं है। विवाह के पंचांग में तो मुहूर्त दिए हैं, लेकिन उस मतलब जिसकी आप शादी का देख रहे हैं तो उसके लग्न इस समय है कि नहीं। और शुभ लग्न कौन कौन से होते हैं, मिथुन, कन्या, तुला, इन 3 को शुभ लग्न माना जाता है फ्रेंड्स, है ना, जब हम लग्न निकालने बैठते हैं तो। और एक चीज़ और समझिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो शादियाँ होती है वो गोधूली बेला में होती है, या फिर सुबह के समय शादियाँ होती है तो वो अभिजीत मुहूर्त में होती है। अभिजीत मुहूर्त क्या है, जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, है ना, इस समय में किए हुए सभी जो कार्य होते हैं उसमें विजय प्राप्त होती है। तो ये डेली 12 के अराउंड रहता है ये मुहूर्त, है ना। तो या तो अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, है ना। देखिए
जब हम मतलब जब हम विवाह कर मतलब लग्न निकाल रहे हैं ना, तो उस समय अगर मान लीजिए जब विवाह में कोई भी शुद्ध लग्न या समय नहीं निकल रहा हो, है ना, तो गोधूली बेला जो होता है उसमें सभी प्रकार के दोषों को खत्म करने की शक्ति होती है ना। तो उसमें भी लोग, आपने देखा होगा ना, पत्रिका में अधिकतर लिखा होता है कि गोधूली बेला में लग्न है। तो ये क्या होता है गोधूली बेला? सूर्य के अस्त होने के, है ना, 46 मिनट पहले का जो टाइम होता है उसको हम गोधूली बेला कहते हैं, है ना। गो प्लस धूली, है ना, गो प्लस धूली। तो गायों के पैर से उठने वाली धूल जब जो पशु होते हैं चरने के बाद जब अपने घर को लौट रहे होते हैं, तो उस समय को हम बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जब विवाह होता है किसी का, है ना, तो वर को विष्णु भगवान की और कन्या को लक्ष्मी जी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जब भी विवाह में शुद्ध लग्न या समय नहीं निकल रहा हो, है ना, तो उस समय हम गोधूली बेला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उनको खत्म करने की शक्ति होती है। तो ऑलमोस्ट अधिकतर आपने विवाह को देखा होगा आपने, तो वो गोधूली बेला में ही संपन्न होते हैं, है ना। तो ये आज मैंने आपको विवाह का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, त्रिबल शुद्धि क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने इसमें कवर अप की है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ओके फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।